हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति शर्मा। और जिस एग्ज़ाम का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे HP सेट, वो कल हो चुका है। तो उसी में जो लाइफ साइंसेस पार्ट होता है, दैट इज़ पेपर 2, आज हम उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर। कौन सा जो है वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए, अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी, दैट इज़ सीरीन एंड एलेनिन। अब देखिए, जब हम सीरीन की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है पोलर OH ग्रुप, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होता है। यही इसको मोर हाइड्रोफिलिक बना देता है, राइट। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं एलानिन की, तो एलानिन जो है ये लेस हाइड्रोफोबिक होता है। एलानिन इज लेस हाइड्रोफोबिक देन ल्यूसीन एंड फिनाइल एलानिन, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज इन Krebs साइकिल कन्वर्जन ऑफ C6 टू C5 इंटरमीडिएट इज कैटेलाइज्ड बाय, किसके जरिए होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है Krebs साइकिल से, राइट। तो जब हम बात करते हैं कि 6 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन गया, तो ये बनता है ड्यू टू आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इस प्रोसेस में आइसोसिट्रेट जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें हो जाती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसकी वजह से ये एक 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, दैट इज अल्फा कीटो ग्ल्यूटरेट। अल्फा कीटो ग्ल्यूटरेट ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें ये चेंज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट आपके पास दी गई थी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कहा गया कॉल्चिकीन एंड टेक्सोल अफेक्ट द पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन इन माइक्रोट्यूब्यूल। और जो काइनेसिन होती है ये मूव करती है टू माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो देखिए, जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर हो जाता है दैट इज सी, यानी जो स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल सही कही गई है। कॉल्चिकीन और टेक्सोल जो है ये पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन को अफेक्ट करते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की इन माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन जब हम बात करते हैं काइनेसिन की, ये मूव करेगा माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से, तो ऐसा नहीं होता। ये मूव करता है प्लस एंड से, प्लस एंड की तरफ ये जो है मूव करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉजिटिव एंड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी गई थी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। Each antibody consists of 4 polypeptide, 2 heavy chain and 2 types of light chain, बिल्कुल सही, joined to form a Y-shaped molecule। और सेकेंड स्टेटमेंट है एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम व्हेन इट डिटेक्ट फॉरेन सब्सटेंस, यानी जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा या एंटीजन आएगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है, जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए दोनों में बात की गई है एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी में जो है हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, दैट इज़ 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा बताया गया है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, क्या उसका फंक्शन रहेगा और एंटीबॉडी जो है वो बनती कैसे है जब भी कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा। Next is which of the following species has shown evidence of episodic like memory, the ability to recall past experience in term of what, where and when। बहुत easy question आया था, ठीक है। एपिसोडिक लाइक मेमोरी जो है, जब हम बात करते हैं मतलब हम जब किसी भी चीज़ को याद कर पा रहे हैं, कोई भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कि वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, तो उसी को हम एपिसोडिक टाइप मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो ये सारी चीज़ें याद कर पाता है दैट इज़ वेस्टर्न स्क्रब जेस। जो वेस्टर्न स्क्रब जेस है इसका ये आंसर हो जाएगा। जब हम इसकी बात करते हैं, इसको पता होता है कि इसने क्या खाना कहाँ पे स्टोर किया और कब स्टोर किया, तो इसको पूरी की पूरी चीज़ें याद रहती हैं, तो इसको एपिसोडिक लाइक मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द नॉर्दर्न ब्लॉट नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड DNA प्रोब इज यूज्ड टू फाइंड mRNA।
common technique used for protein quantification include PCR technique. And in the first step of gene expression, like the DNA sequence of gene is copied into RNA and each ribosomal subunit has two binding sites of tRNA. तो इस तरह से आपके पास कोई स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. देखो इसमें से एक दो स्टेटमेंट तो वही हैं जो हमने अभी, जो हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो चल रही थी HP सेट लाइफ साइंसेज के लिए, तो वहाँ पे हमने इसको जो था देखा था, हमने जो है वेरियस डिफरेंसेस देखे थे, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट कवर हो रही थी. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड. यानी जब हम नॉर्दर्न ब्लॉट की बात कर रहे हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड DNA प्रोब जो है वो यूज़ होते हैं ताकि हम mRNA को फाइंड कर सकें, है ना. फिर उसके बाद जो कॉमन टेक्निक है प्रोटीन क्वांटिफिकेशन के लिए जो यहाँ पे पूछी जा रही है, इसमें बोला गया है कि वो क्या है, PCR टेक्निक है. लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो PCR होती है ये न्यूक्लिक एसिड्स को क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, ना कि प्रोटीन्स को. और अगर हम बात करें जो लास्ट स्टेटमेंट दी गई थी, तो हर एक राइबोसोमल सब यूनिट जो है इसमें दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं tRNA के लिए, ये कहा गया है. लेकिन इसमें हमारा सही आ जाएगा कि जो tRNA बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो कंप्लीट राइबोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत थी. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए कौन सा जो है इन्होंने दिया था, दैट इज डार्विन एंड वेलेस ने. तो देखिए जब हम डार्विन एंड वेलेस की बात कर रहे हैं कि कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा, दैट इज़ वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज. देखो इस बार का जो सेट एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैच द फॉलोइंग टाइप थे, इस तरह से सीक्वेंस पूछे गए थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे, है ना. और अगर हम बात करें कि डायरेक्ट जो है MCQ पूछ लिए गए, है ना, MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आए, तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो डायरेक्ट MCQ थे. ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से थे, सीक्वेंस हमें बताना था अलग अलग प्रोसेसेस का. तो जिस भी बच्चे ने थ्योरेटिकली पूरा पढ़ा होगा उसका बड़ा आराम से ये हो जाएगा. तो देखिए जब हम इसके सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सही सीक्वेंस रहता है, सबसे पहले क्या होती है, ओवर प्रोडक्शन होती है. अब ओवर प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जीने के लिए स्ट्रगल भी होगा. फिर उसके बाद वेरिएशंस आती हैं, देन कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज की जो पॉपुलेशन साइज है उसमें एक स्थिरता हमें देखने को मिलेगी. एंड लास्ट इज नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फाउंड ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस बिकॉज. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं DNA सिंथेसिस के दौरान बनते हैं. क्यों बनते हैं, आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही रहेगी. तो इसका राइट आंसर आ जाता है, दैट इज सेकेंड, बोथ 1 and 2. देखिए जब हम DNA सिंथेसिस की बात कर रहे हैं ये होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम साइड में, और इसी की वजह से डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है लैगिंग स्ट्रैंड की. फिर उसके बाद अगर हम देखें बाकी स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि पहली और दूसरी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो भी सिंथेसिस हो रही है हम बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड तो बन रहा है, लेकिन बनेगा कैसे, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क. चलिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जब माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होती है तो क्या सीक्वेंस हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने भी स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा तो ये हो जाएगा. देखिए जब हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है बी. सबसे पहले क्या होता है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी एग्जाम में पढ़ ली होंगी, मैं आपको एक समरी इसकी बताती हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे होगी. तो सबसे पहले हेटेरोडाइमर की फॉर्मेशन होती है, हेटेरोडाइमर बनेगा. उसके बाद होती है न्यूक्लिएशन ऑफ गामा. फिर उसके बाद अगला आ जाता है कि यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन होगी, और एक अगर बार प्रोटोफिलामेंट बन गई तो उसके बाद फिर बड़े आराम से माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली हो जाती है. तो ये यहाँ पे सीक्वेंस रहता है. तो आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका आ जाएगा, दैट इज़ 4 2 1 3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. What is the correct sequence of the steps in G protein coupled receptor activation. जब हम G protein coupled receptor activation की बात करते हैं तो यहाँ पे भी करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा ये आपको
बताना है। तो देखिए जब हम करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये इसके ऑप्शन रिमूव हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका रहेगा दैट इज़ 1 4 2 3, ये बिल्कुल सही रहेगा। यानी जब भी देखिए 1 यानी GPCR सबसे पहले बाइंड करेगा लाइगेंड के साथ, फिर उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंज हमें देखने को मिलेगा रिसेप्टर में, देन उसके बाद जो C टर्मिनस है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से GPCR और नियर बाई G प्रोटीन जो भी होंगी उनके बीच में कुछ ना कुछ हमें इंटरेक्शन देखने को मिलेगी और लास्ट में जो G प्रोटीन्स हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है। तो जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं आपको याद रखना है कि जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा तो वो जो है किसी ना किसी रिसेप्टर को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे और ये जो G प्रोटीन है इसकी एक्टिवेशन हो जाती है। Next is in response to sudden 5 to 10 degree Celsius rise in temperature, plant produce a unique set of proton, right? इतना अगर टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो प्लांट जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज हीट शॉक प्रोटीन। अब ये जो हीट देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है दीज हीट शॉक प्रोटीन एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर चैप्रॉन्स की तरह ये काम करती हैं, जिसके ज़रिए क्या होगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर चैप्रॉन्स की तरह काम करेंगी, लेकिन की वजह से होगा क्या, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है ओनली 2 and 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यानी हीट शॉक प्रोटीन जो है ये असिस्ट करती हैं पॉलीपेप्टाइड ट्रांसपोर्ट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द सेलुलर कंपार्टमेंट, और ये जो हीट शॉक प्रोटीन होती हैं ये क्या करती हैं, एग्रीगेटिंग करती हैं एंड कीप देन असेसिबल फ्रॉम रीफोल्डिंग। अब हीट शॉक प्रोटीन के बारे में याद रखना है कि ये जो है करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करती हैं, करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करती हैं और अक्रॉस द ऑर्गेनली ट्रांसपोर्ट में भी ये असिस्ट करेंगी। चलिए नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। इसमें जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया था लेकिन सिंपल ही चीज़ें पूछी हुई थी। जैसे कि देखिए जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे यही चीज़ क्लियर हो जा रही है। देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑन्कोजीन। जब हम ऑन्कोजीन की बात कर रहे हैं ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स हैं ऑफ द रास जीन फैमिली। देन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वी ऑल नो दैट दीज आर एपिटोप्स, एपिटोप्स को बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। देन ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स क्या होती हैं, अब देखो जो क्या करेंगी, ट्यूमर को सुप्रेस करेंगी, यानी जो सेल डिवीज़न है उसको स्लो डाउन करती हैं और जो भी DNA मिस्टेक्स होती हैं उनको रिपेयर करने का काम करती हैं। और प्रोजेनिटर सेल तो ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द स्टेम सेल एंड फुली डिफरेंशिएटेड सेल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, मैच द गिवन बिलो प्लांट 1 लिस्ट जो है उसको प्लॉइडी लेवल के साथ मैच करना है कि कौन सा जो है इसका प्लॉइडी लेवल रहेगा। तो देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब देखो जब हम बात करते हैं क्राइसैंथेमम की तो ये हमारे पास आ जाता है हेक्साप्लॉइड। जब हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं इट इज़ ऑक्टाप्लॉइड। जब हम बनाना की बात करते हैं इट इज़ स्ट्रिक्टली ट्रिप्लॉइड। और ओट्स हमारे पास बच जाते हैं तो ओट्स का भी आपको याद रखना है, दैट इज़ दीज आर टेट्राप्लॉइड, राइट। तो देखिए जब हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। क्राइसैंथेमम के लिए हेक्साप्लॉइड आ जाता है, स्ट्रॉबेरी के लिए सॉरी यहाँ पे इसको रेक्टिफाई आप कर लेंगे, स्ट्रॉबेरी के लिए आपके पास आता है टेट्राप्लॉइड। और ओट से ओ फॉर ओट्स एंड ओ फॉर ऑक्टाप्लॉइड यहाँ से याद रखना है, और बनाना दैट इज़ ट्रिप्लॉइड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही यहाँ पे रहेगा। चलिए मैच द फॉलोइंग, करेक्ट मैच आपको यहाँ पे करना है, आपको एनिमल बताना है और उसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट के साथ उसको मैच करना है। और देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो वही आ गया जो हमने जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये ऑलरेडी किया था। लार्वा मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर है इनका लार्वा ऐसा होता है, और वहीं से जो है उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें जो है थोड़ी हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है, मतलब अलग अलग जगह जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे रिसेंबल कर रही हैं। देखो जैसे जब हम रोटीफर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम रोटीफर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब जब हम सी एनिमोन की बात करते हैं वी ऑल नो दैट सी एनिमोन इज अ निडेरियन, तो इसमें रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। बार्नाकेल जो है इसमें देखने को मिलता है नाउपिलस लार्वा। देखो नाउपिलस लार्वा मैंने आपको बताया था किस में होता है, क्रस्टेशियन में प्रेजेंट होता है, और ये जो बार्नाकेल है ये क्या है, क्रस्टेशियन है। देन उसके बाद सी अर्चिन हो जाता है, तो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हमें देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट इज मैच द पॉपुलेशन पैरामीड इन कॉलम 1 एंड करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको भी मैच करना है कि किसके साथ कौन सा रहेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए जब हम एक्सपेंसिव पायरामिड की बात करते हैं तो इसके साथ हमारे पास आ जाता है दैट इज़ ब्रॉड बेस विथ हाई बर्थ रेट। ठीक है, बेस जो है वो चौड़ा बनेगा और बर्थ रेट जो है इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट की तो इसमें हमारे पास आ जाता है नैरो बेस होगा विथ डिक्लाइन बर्थ रेट। जब हम स्टेशनरी की बात करते हैं, स्टेशनरी मतलब जब क्या होगा इक्वल नंबर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ एज में, और इन्वर्टेड पायरामिड जब हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फर्स्ट इज आरएनएस। तो आरएनएस का आपको याद रखना है, आरएनएस हमारे पास आ जाते हैं दैट इज राइबोजाइम। जब हम ल्यूसीन जिपर की बात करते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में यूज़ होगा। आरएनए पॉलीमरेज की जब हम बात करेंगे तो ये आरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होता है, और एट्यूनेशन जो है इट इज़ इन ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन मुंचेक हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन डीएनए मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ओनली अ फ्यू क्रोमोसोम। और सेकंड है द साइज ऑफ जीनोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें देखिए जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और जो इंडियन जो मुंस्टेक है इसको कहा जाता है मुंटेशस मुंचेक। क्लियर? तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट नोन डीएनए है होगा कैसा, लीनियर डीएनए होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन जब हम रीज़न की बात करते हैं तो ये रीज़न यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो जीनोम का साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो डीएनए है वो उसकी पैकेजिंग किस तरह से हुई है, हाउ डीएनए इज पैकेज्ड, राइट। तो जब हम क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं ये डीएनए पैकेजिंग के बारे में बताता है कि किस तरह से पैकेजिंग हुई है। ये जो है अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये आपके पास सी बिल्कुल सही आ जाएगा, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश ऑलिगोडेंड्रोसाइट फ्रॉम सचवान सेल। कौन सी स्टेटमेंट जो है इससे हमें पता चल रहा है कि जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं सचवान सेल से। तो देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी हमें वेरिएशन देखने को मिली है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इसका जो है राइट आंसर क्या आएगा, इसके बारे में हम क्लियरली बात तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ टर्म्स इसके बारे में बता देती हूँ। तो देखिए जब हम बात करते हैं एक सिंगल ऑलिगोडेंड्राइट की तो ये हमें मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट। ऑलिगोडेंड्रोसाइट हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये माइलिनेटेड सेगमेंट होता है मल्टीपल एक्सॉन्स का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी हुई है। सेकंड इज सचवान सेल जो है माइलेट करते हैं ओनली वन एक्सोनल सेगमेंट पे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देन ऑलिगोडेंड्रोसाइट पोजेस अ बेसल लैमिना। यहाँ पे जो है कुछ जो है ठीक नहीं है ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट है इनमें क्या होता है बेसल लैमिना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सचवान सेल की तो जो सचवान सेल होते हैं ये कवर्ड होते हैं बेसल लैमिना से। जो सचवान सेल होंगे दैट आर कवर्ड बाय द बेसल लैमिना। तो ये इनको सराउंडिंग के साथ जुड़ने में हेल्प करते हैं। और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें सचवान सेल सपोर्ट द एक्सोनल रीजनरेशन को भी जो है सचवान सेल जो है सपोर्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए था 1, 2, 4, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा वी डोंट नो, राइट। चलिए अगला चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है स्टीफन एमएल सिस्टमेटिक प्लेनेटेरियम स्टडी इंडिकेट दैट इंडिगो बंटिंग रिलाइज ऑन द रीजन ऑफ स्काई इन 35 डिग्री पोलरीज। और सेकंड बात की गई है कि जो पोलरीज होती हैं ये पोल स्टार होती हैं, प्रोवाइड द मोस्ट स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट इन द नॉर्दर्न स्काई। कौन सा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। तो देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई हैं। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। बर्ड जो है उसके ओरिजिन से जो है उसको मैच करना है। तो सबसे पहले स्टूथियो कैमेलस है, इसका मतलब होता है कॉमन है ऑस्ट्रिच।
जो कॉमन ऑस्ट्रिच है उसे कहा जाता है सुथ्रियो कैमेलस। फिर आ जाता है एपेडिक्स ऑस्ट्रेलिस, तो ये होता है हमारा साउदर्न ब्राउन कीवी। नेक्स्ट इज ड्रोमियस नोवा हॉलीडे, तो ये इसका भी याद रखना है, ईमू जो है उसको कहा जाता है, और रिया अमेरिकाना का मतलब होता है ग्रेटर रिया। तो ये जो है इनके कुछ कॉमन नेम है। तो जब हम इनका देखते हैं कि किसको जो है किसके साथ मैच किया जाएगा, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रूटियस कैमिलस, तो इसका ओरिजिन हुआ है अफ्रीका से। देन एपिलेरिक्स ऑस्ट्रेलिस, इसका ओरिजिन हुआ है दैट इज़ न्यूजीलैंड से। ड्रोमियस नोवेहेलेंडिया, इसका जो ओरिजिन हुआ है ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। और रिया अमेरिकाना जो है इसका ओरिजिन हुआ है साउथ अमेरिका से। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसअसेंबली ऑफ स्नेयर कॉम्प्लेक्स आफ्टर द मेम्ब्रेन फ्यूजन रिक्वायर्ड। जब डिसअसेंबली हो जाती है स्नेयर कॉम्प्लेक्स की आफ्टर द मेम्ब्रेन फ्यूजन, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ये भी बिल्कुल सही है, दैट इज़ NSF एंड अल्फा स्नैप। तो ये आपको याद रखना है, NSF का मतलब होता है एन इथाइल मेलिमाइड सेंसिटिव फैक्टर, और इनको जो रिक्रूट करता है दैट इज अल्फा स्नैप जो है इनकी रिक्रूटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन NMR इज विच हैव लॉन्ग वेवलेंथ एंड दस लो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। NMR का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है फंक्शन कैसे करता है, बाय प्रोबिंग द ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन होती है उसकी ये प्रोबिंग करता है ऑफ न्यूक्लियर स्पिन विद इन हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज रेडियो वेव्स, यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर DNA आइसोलेशन फ्रॉम एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से जब DNA को आइसोलेट करते हैं तो कौन से स्टेप्स जो हैं बिल्कुल सही यहाँ पे रहेंगे कि किस तरह से जो है इनकी आइसोलेशन की जाती है। तो ये भी बहुत आसान है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ B। सबसे पहले डिसरप्शन की जाती है सेलुलर स्ट्रक्चर की, ताकि एक लाइजेट जो है वो बनाया जा सके। फिर उसके बाद जो लाइजेट है उसकी क्लियरिंग की जाती है, और हमें क्लियरिंग जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए की जाती है, ताकि हमें एक क्लियर एक्वस लाइजेट यहाँ पे मिल सके। देन उसके बाद उसकी जो है बाइंडिंग की जाएगी प्योरीफिकेशन मैट्रिक्स के साथ, और बाइंडिंग की जाती है सिलिका कॉलम के साथ, जो सिलिका कॉलम है उसके साथ बाइंडिंग की जाती है। और लास्ट में वॉशिंग एंड इल्यूशन, और जो वॉशिंग है ये की जाती है इथेनॉल बेस्ड बफर के साथ। जो इथेनॉल बेस्ड बफर है इसके साथ जो है इसकी बाइंडिंग की जाती है। इस तरह से आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं यहाँ पे पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। बिल्कुल सही बात है, राइट। ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात बोली गई थी। ह्यूमन लैक एंजाइम टू ब्रेक द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो यहीं पे ये चीज़ पता चल जाती है हमें। अब बोला जा रहा है कि सेलुलोज जो है ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वी ऑल नो दैट सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल में सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है, और हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है ना, तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। लेकिन सेकंड बोला जा रहा है कि ह्यूमन जो है उसमें एंजाइम नहीं होते कि वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर सके। यहीं से पता चल जाएगा। जब सेलुलोज की बात कर रहे हैं इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होती ही नहीं है। इसमें क्या होती है, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें सेलुलोज में देखने को मिलती है। इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज A इज ट्रू, R इज फॉल्स। अब अगर बीटा होती है सेलुलोज में तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में देखने को मिलेगी? तो ये होती है स्टार्च में भी होती है और ग्लाइकोजन में भी देखने को मिलती है। तो इन दोनों में ही होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए नेक्स्ट इज DNA कैन अज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन विच इट इज
प्लेस्ड, राइट। और अलग अलग कंडीशन में डीएनए को रखेंगे तो वो वैसे जो है वो अपनी फॉर्म ले लेता है। हमने पढ़ा था, ये जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था ए, बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, डिफरेंस बताए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई थी। ऑन इट सीक्वेंस द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, कौन सी स्टेटमेंट जो है रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। देखो जब हम बात कर रहे हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में, इन ए डीएनए ईच बेस पेयर इज ट्विस्टेड बाय 30 डिग्री सेल्सियस टू रिलेटिव बेसिस, तो इसकी ट्विस्टिंग जो है ये होती है 32.7 टू 33 डिग्री से, यानी अगर हम मोटा मोटा मान के चले 11 बेस पेयर पर टर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसे ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अगला आ जाता है बी डीएनए स्टेबल एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 92%, यस, बी डीएनए आपको बताया था फिजियोलॉजिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है एंड इट रिक्वायर हाइड्रेशन। फिर उसके बाद अगला आ जाता है इन जेड डीएनए पायरिमिडीन इन न्यूक्लियोटाइड हैव 3' C'3 एंडो कन्फॉर्मेशन एंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है C2 एंडो कन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है प्यूरिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट इन एंटी कन्फॉर्मेशन इन बोथ ए एंड बी डीएनए बट इन सिन कन्फॉर्मेशन इन जेड डीएनए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम बात करते हैं ए और बी की तो इसमें ये दोनों एंटी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब हम सिर्फ जेड डीएनए की बात कर रहे हैं, राइट, सिर्फ हम जब जेड डीएनए की बात कर रहे हैं कि जेड डीएनए में किस तरह से ये प्रेजेंट होगा, तो उसमें प्रेजेंट होता है अगर प्यूरिन होगी तो वो प्रेजेंट होगी सिन की फॉर्म में, और अगर पायरिमिडीन होती है तो वो एंटी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है दैट इज ओनली सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट SEM एंड TEM, और ये भी हमने क्वेश्चन जो है लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन था उसमें मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवाए थे, है ना, आपको SEM TEM दोनों के बारे में बताया था और डिफरेंस भी बताया था, और वहीं से क्वेश्चन जो है उन्हीं डिफरेंस वाले पॉइंट से आ चुका है। तो इसमें देखिए जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो सबसे पहले आ गया SEM इज बेस्ड ऑन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। एंड TEM इज बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अगला आ जाता है कि जो SEM है ये 3 डायमेंशनल इमेज प्रोवाइड करता है, और जो TEM है ये 2 डायमेंशनल इमेज प्रोवाइड करता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला आ जाता है इन SEM पिक्चर इज शोन ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड इन TEM इज शोन ऑन मॉनिटर, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इनकी जो इमेज है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे देखने को मिलती है, और जो भी कैलकुलेशन है इन केस ऑफ SEM वो हमें मॉनिटर के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी जो भी हमें पिक्चर्स हैं ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। और लास्ट है SEM फोकस करता है सरफेस के ऊपर, TM जो है डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दी हुई है। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। There are 2 types of pathway for the synthesis of nucleotide, with de novo pathway and the salvage pathway. The precursor for de novo pathways क्या क्या precursor यहाँ पे रहेंगे, तो precursor रहते हैं अमीनो एसिड, राइबोज 5 फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Given below are some coenzyme list 1 and serve as transient carrier। यहाँ पे coenzyme है और ये किसके लिए एज अ कैरियर काम करते हैं, उसके साथ आपको इसको मैच करना है। तो देखो बायोसाइटिन की जब हम बात करते हैं तो ये एज अ कैरियर काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इन ऑल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना, जो भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं उनमें। जब हम निकोटिनामाइड की बात करते हैं एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की, तो ये करता है हाइड्राइड आइंस के लिए और साथ ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी एज अ कैरियर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी काम करता है। देन पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ये करता है एमिनो ग्रुप्स के लिए, और जब हम कोएंजाइम B12 की बात करते हैं तो ये करता है हाइड्रोजन एटम एंड अल्काइल ग्रुप के लिए। तो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, और जब हम कोएंजाइम B12 की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में हेल्प करता है, और कार्बन का जो साइटोस्केलेटन है उसमें भी हेल्प करेगा। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा जो है इसमें इनकरेक्ट होगा, जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें यही गलत है। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं एज आइदर मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। नहीं, कहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट की जो है एब्जॉर्प्शन होती है और इसमें जो है ये होती है सिर्फ मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में। अगर कोई डाइसेक्राइड होगा तो वो भी मोनोसेक्राइड की फॉर्म में जो है ब्रेक हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज इज अक्कर्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। अगला आ जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट आ जाता है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 सोडियम साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होता, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं 2 सोडियम को और 1 ग्लूकोज को। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिखा हुआ था। तो 2 सोडियम और 1 ग्लूकोज। तो राइट यहाँ पे आ जाएगा दैट इज सी 2 and 3 ओनली। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुआ तो कौन से सीक्वेंस जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा? ये भी बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिक मोनोमर्स हैं उनकी सिंथेसिस हुई थी। अब मोनोमर्स बने, मोनोमर आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? पॉलीमर बना देंगे। तो यहाँ पे आ जाता है सेकेंड और थर्ड। फिर उसके बाद प्रोटोबायोंट की फॉर्मेशन हुई और लास्ट में डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें मैच करनी है किसने जो है क्या काम किया था। देखो इसमें अगर एक जितने भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए थे, अगर उसमें एक आधा भी पता होता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, राइट। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टिन डी डुवे की, तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने क्या चीज़ की थी, वहीं से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए क्रिस्टिन डी डुवे जो है इन्होंने लाइजोसोम की डिस्कवरी की, राइट। सिंगर एंड निकोलसन, वी ऑल नो दैट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन दैट इज नोन एज प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। फिर उसके बाद जो फ्रेडरिक मिशर हैं, इन्होंने जो है काम किया था डीएनए आइसोलेशन पे, और अर्नेस्ट एंड मैक्स नॉल जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम किया था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज बी। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द सब्सटेंसेस एंड द एंजाइम। सबस्ट्रेट है और कुछ एंजाइम है, ये आपको बताना है कि किस तरह से एसिमिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं इन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं ना, अब मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो देखो गोगट और जीएस पाथवे दोनों हमने डिस्कस किए थे, राइट। मैंने आपको इनके स्टेप्स भी समझाए थे कि क्या स्टेप्स होंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं इनकी, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है दैट इज़ ग्लूटामीन एंड 2 ऑक्सैलोग्लूट्रेट। तो ये जो है गोगट पाथवे में मैंने बोला था ना 2 बनेंगे, एक द्वार से जीएस पाथवे में चला जाएगा, एक रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है गोगट। देन उसके बाद ग्लूटामेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, एस्पार्टेट एटी के लिए ग्लूटामीन एंड एस्पार्टेट ये आ जाता है एएस, एंड अमोनिया एंड ग्लूटामेट दैट इज जीएस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा कि किसके साथ जो है कौन मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जो है आपके पास फोटो रेस्पिरेटरी साइकिल दी गई है, कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन रिएक्शन का जो है सीक्वेंस क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले होता है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये स्टेप होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, ये स्टेप होगा क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। इसको ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP हम बोलते हैं, सबसे पहले यही होगा। फिर उसके बाद ग्लाइकोलेट प्लस ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लायोजाइलेट प्लस H2O2। तो ये हमें देखने को मिलेगा पर ऑक्सीजोम में। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है कि जो सीरीन है 2 ऑक्सोग्लूट्रेट है, ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमें पर ऑक्सीसोम में ही देखने को मिलेगा। देन फिर उसके बाद ग्लिसरेट प्लस ATP जो है ये चेंज हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस ADP में, और ये हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। तो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज ए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा जो है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड वेरिएबिलिटी।
क्योंकि ये डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी का जो है मेज़र है, सो इट इज़ नॉट अ मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट इज ऑर्डर्स ऑफ स्टेप इन सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल करवाई थी, आपको बताया था क्या फेज होते हैं, G1, देन S फेज, G2 फेज और उसके बाद M फेज दैट इज माइटोटिक फेज। ये आपको स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, फिर उसके बाद DNA रेप्लिकेशन होती है। जब DNA रेप्लिकेशन हो जाएगी तो सेल जो है फिर डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर लास्ट में आता है डिवीज़न यानी माइटोटिक फेज, फिर उसके बाद होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा that is D. Next is REC-BCD is an enzyme that is involved in processing of broken DNA molecule for the recombination. What is the function of each subunit of this enzyme? इस एंजाइम की हर एक सब यूनिट का क्या काम रहेगा। तो देखिए जब हम इसका काम देखेंगे तो ये जो REC-B होता है 5' to 3 ये हेलिकेज की तरह काम करेगा, REC-D जो है 3' to 5' हेलिकेज की तरह और न्यूक्लियस की तरह, और जो REC-C है ये रिकॉग्नाइज करता है काई साइट्स को। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं, that is 37. Given below are two statement for describing the माइक्रो RNA। दो स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 है जीन फॉर माइक्रो RNA कंस्टिट्यूट 5% ऑफ नोन जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म एंड आर प्रेजेंट इन अबाउट द सेम नंबर एज जीन दैट कोड फॉर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर। तो ऐसा नहीं होता जब हम इसकी बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल से मैं इसको समझाती हूँ, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, वी ऑल नो दैट ह्यूमन में जो है उसमें अबाउट 2000 एनोटेटेड जो है माइक्रो RNA होते हैं, अबाउट 2000 एनोटेटेड माइक्रो mRNA होते हैं। अब उसमें से भी आपको याद रखना है कि जब हम पूरी की पूरी प्रोटीन कोडिंग कितनी करते हैं उसमें से, तो वो करते हैं 20,000। अब 20,000 में से सिर्फ 2000 तो कितना हो जाएगा 5%, तो वो बनता ही नहीं, वो कितना आ जाता है 1%। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत दी हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द क्लीवेज ऑफ primary miRNA to pre-microRNA is catalyzed by a microprocessor complex which contains the protein that called dorsine pasha, right? तो ये जो है जब हम इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही दी गई है। उसमें जो है प्रोटीन्स होती हैं जिनको डॉर्साइन पाशा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है दैट इज़ डी। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही दी गई है। नेक्स्ट इज द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट को डिटरमाइन करने का की क्राइटेरिया क्या है। देखो जब भी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं दो चीज़ें याद रखनी है कि हॉटस्पॉट का मतलब है वहाँ पे हाई एंडेमिज्म होगा और सीवियर थ्रेट भी होगा, सीवियर थ्रेट भी होगा। तो अगर ऑप्शन देखेंगे दैट इज सी, यानी नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड आल्सो द डिग्री ऑफ थ्रेट। चलिए नेक्स्ट इज गैप जंक्शनल चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ हेक्सामर्स ऑफ मीडियम साइज फैमिली ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। यस यहाँ हमने कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही थी, राइट, जो हमारा बैच था उसमें हमने ये क्वेश्चन सीधा इसी तरह से जो है वो डिस्कस किया था। तो देखिए जब हम बात करते हैं गैप जंक्शनल चैनल्स की तो इनमें जो है हेक्सामर्स होते हैं, राइट, मीडियम साइज्ड फैमिलीज होती हैं ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स की। तो ये कौन कौन सी हैं, तो याद रखना है कोनेक्सिन्स होती हैं इन केस ऑफ कॉर्डेट्स और इनेक्सिन्स होती हैं इन केस ऑफ प्री कॉर्डेट्स। अब ये जो कोनेक्सिन्स होती हैं ये होती हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। और ये जो इनेक्सिन्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं प्री जो है कॉर्डेट्स में, और ये जो है कुछ प्राइमोर्डियल जंक्शन होते हैं। तो आप लोअर कॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं और आप प्री कॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज बिलो आर गिवन द 4 टाइप्स ऑफ सीड स्टोरेज प्रोटीन। 4 जो है सीड स्टोरेज प्रोटीन दी हुई हैं, राइट। तो आपको जो है इनको जो है मैच करना है सॉल्वेंट के साथ कि जहाँ से जो है इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड मील। तो देखो जब हम एल्ब्यूमिन की बात करते हैं कि एल्ब्यूमिन जो है कैसी है, ग्लोबुलिन कैसी है, प्रोलैमाइंस कैसी हैं और इसके अलावा जो है ग्लूटिन्स कैसी हैं, तो ये आपको बताना है कि किसका जो ऑप्शन है वो क्या सही
रहेगा। तो देखो जब हम बात कर रहे हैं एल्ब्यूमिन की, वी ऑल नो दैट एल्ब्यूमिन इज वाटर सॉल्युबल, राइट। फिर उसके बाद जब हम ग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं, ये होती है साल्ट सॉल्युबल। प्रोलैमाइड्स जो है अल्कोहल, और जब हम ग्लूटेन्स की बात कर रहे हैं डाइल्यूट, एसिड और अल्कली, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज सी। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डायरेक्ट जो है डेफिनेशंस यहाँ पे पूछ ली गई थी। तो देखो जब हम अमोनिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में बदल जाएगा, तो इसको अमोनिफिकेशन बोल देंगे। देन डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब जो नाइट्रिफिकेशन है उसका क्या हो गया, डिलीशन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जब हम डीनाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं कि जो नाइट्राइट और नाइट्रेट हमारे पास बने थे वो दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, पहले नाइट्रिफिकेशन देख लेते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन हमारे पास आ जाता है कि जब अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में, तो इसी वजह से हम इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और लास्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी वी ऑल नो दैट कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जब उसकी कन्वर्जन हो जाती है अमोनिया में, दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन है दैट इज़ डी। डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिएट माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली विद इन द साइटोक्रोम, कौन सी जो है असेंबली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इन केस ऑफ सेंट्रोसोम। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम असेंबली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होती है दैट इज गामा ट्यूबुलिन, और ये जो होती है कंसंट्रेटेड होती है, इट इज़ कंसंट्रेटेड विद इन पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल ऑफ सेंट्रियोल, कि जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है सेंट्रियोल का, वहाँ पे ये कंसंट्रेटेड होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, के साथ हमें मैच करना है। डायरेक्ट जो है डेफिनेशंस यहाँ पे पूछी गई थी, और ये यहाँ पे जो यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन है ये तो हमने डिफरेंस ऑलरेडी किए हुए थे, राइट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो जब हम ओपेरॉन की बात करते हैं, आपको याद रखना है कि ओपेरॉन जो है ये आता है अ क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट ट्रांसक्राइब टुगेदर टू गिव द सिंगल मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद जब हम ट्रांसपोजोन की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट जंपिंग जीन्स हैं, राइट। तो DNA सीक्वेंस जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करते हैं इन द जीनोम। देन यूक्रोमेटिन की बात करते हैं जिसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन को जो अलाउ करती है, तो ये जो है जीन्स को अलाउ करेगी कि वो बड़े आराम से ट्रांसक्राइब कर जाएं, और वेरिएशंस होती हैं विद इन द जीन। और जब हम हेटेरोक्रोमेटिन की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है और रेगुलेशन करती है जीन एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट इज ड्यूरिंग DNA replication the process the RNA primer is degraded by the 5' exonuclease activity, right। जो प्राइमर होगा वो डिग्रेड हो जाएगा 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के ज़रिए। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है, सिंपल सा इसका आंसर है दैट इज़ FEN1, जिसको कहा जाता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। तो आपको याद रखना है, ये सबसे पहले क्या करेंगी, दे रिकोगनाइज एंड क्लीव 5' फ्लैप स्ट्रक्चर। जो 5' फ्लैप स्ट्रक्चर होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करती हैं और उसको ये क्लीव करती हैं। फिर उसके बाद ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेंगी ताकि इस प्राइमर को यहाँ से जो है रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग अगेन। तो ये जो है इकोलॉजी से क्वेश्चन आया था आपका। तो देखिए रिलेटिवली फिक्स्ड एरिया होता है किसी भी एनिमल का जिसमें जो है कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स एरिया होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, टेरिटरी बोल देते हैं। फिर उसके बाद अगला आ जाता है क्लियर ओरिएंटेशन टू ऑफ कम्युनिटीज़ अलॉन्ग द स्टीप एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये बोलते हैं, देखिए क्लियर ओरिएंटेशन की बात की गई है तो वो ये होता है जोनेशन में ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम कह देते हैं हैबिटेट। और complete account of how an organism uses its environment it is known as niche। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट इज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दोबारा। तो स्टेटमेंट 1 जो है, इस्च्यूरीज आर कैरेक्टरिस्टिकली मोर प्रोडक्टिव दैन द एडजेसेंट रिवर और सी। और स्टेटमेंट 2 दी गई है कि जितनी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन होगी वाटर लेवल में इन द इस्च्यूरी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? तो जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखिए इस्च्यूरी की बात यहाँ पे की गई है, तो आपको ध्यान रखना है इस्च्यूरी का मतलब होता है एक ट्रांजिशनल जोन। इस्च्यूरी का मतलब होता है एक ट्रांजिशनल जोन जहाँ पे नदियाँ सागर के साथ मिलती हैं, वेयर रिवर मीट द सी, तो उसको हम बोल देते हैं इस्च्यूरी। अब पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल यहाँ पे सही दी गई है, लेकिन जो सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि फ्लक्चुएशन होती है अगर वाटर लेवल में, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नहीं, जब फ्लक्चुएशन होगी वाटर लेवल में तो उसकी वजह से मैसिव टाइडल सर्ज हो सकता है, या तो सिवियर फ्लडिंग भी वहाँ पे हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेस होगा, अनस्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन बनेगी, ना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग मॉडल? हार्डी-विनबर्ग मॉडल जो है इसकी अजम्पशन कौन सी नहीं है? देखिए, पॉपुलेशन मेट्स एट रैंडम एंड विद रिस्पेक्ट टू लोकस इन क्वेश्चन, बिल्कुल सही। द सिलेक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन लोकस इन क्वेश्चन, बिल्कुल सही। वन एलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव ऑन द लोकस, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस की बात की जाती है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की बात की जाती है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जो है वो डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव हो जाए। अगला आ जाता है द पॉपुलेशन इज इफेक्टिवली इन्फिनाइट इन साइज, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि एक अजम्पशन नहीं है हार्डी-विनबर्ग लॉ की। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द मेन टाइप ऑफ डिफेंस एम्प्लॉयड बाय प्रे स्पीसीज अगेंस्ट द प्रेडेटर। ठीक है, प्रे जो है जिसका बेचारे का शिकार होने वाला है ना, अब प्रेडेटर हो गया जो कि शिकारी है। ठीक है, तो वो बचने के लिए कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। आपको बताना है कि वो कौन कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो है शो करेंगे। तो सबसे पहले आता है दैट इज केमिकल एंड एपोसिमेटिक कलरेशन। तो ये शो करते हैं जो हमारे ब्रोमबार्डियर बॉलिटस होते हैं, इंडी बर्ड बिटल्स होते हैं और बहुत सारी बटरफ्लाइज जो हैं ये शो करती हैं। फिर उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है क्रिप्टिक कलरेशन। तो क्रिप्टिक कलरेशन जो है ग्रास होपर और सी हॉर्स शो करते हैं। बेस्टियन मिमिक्री जो है ये शो करते हैं होवर फ्लाइज एंड वास्प, और जो इंटिमिडेशन डिस्प्ले है ये फ्रिल्ड लिजार्ड एंड पोरक्यूपिन फिश शो करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कौन सी यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है? तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज नीड जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट इज टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू टाटा बॉक्स, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि टाटा बॉक्स जो है ये तो खुद एक क्रो प्रोमोटर एलिमेंट है। ये क्या है? खुद एक कोर प्रोमोटर एलिमेंट है, तो ये चीज़ यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रही। अगला आ जाता है जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ ये बाइंड करते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। ये लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ बाइंड नहीं करते, ये बाइंड करते हैं कोर प्रोमोटर के साथ, जो कोर प्रोमोटर होता है उसके साथ ये बाइंड करते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। एंड CTD ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 and 4। चलिए अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स द पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी रिक्वायर फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। जो स्टेटमेंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाई थी सेम टू सेम वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इवन ऑप्शंस भी जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम जो हैं यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 23S राइबोसोमल RNA, दैट इज सी। यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा जो आपको ऑलरेडी करवाया गया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्लियर? तो देखिए 23 वी ऑल नो दैट पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है ये ज़रूरी होता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। कहाँ प्रेजेंट होता है? लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, और लार्ज सब यूनिट दैट इज़ 50S। तो वहाँ पे ये जो 23S राइबोसोमल RNA है ये एज अ राइबोजाइम काम करता है।
इट एक्ट एज अ राइबोजाइम। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अ डीएनए इंटरकलेटर। इनमें से कौन सा डीएनए इंटरकलेटर है? देखो डीएनए इंटरकलेटर होगा जो कि इंटरकलेशन शो करेगा। अब ये इंटरकलेशन क्या है? तो इंटरकलेशन से आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्या होता है, इट स्लिप इनटू द स्पेसेस बिटवीन नेबरिंग बेस पेयर ऑफ डीएनए, जो भी आसपास का बेस पेयर होगा डीएनए का, जब इसमें क्या होते हैं, ये आसपास वाले में स्लिप हो जाते हैं उसके स्पेसिस में, तो उसको बोलते हैं डीएनए इंटरकलेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एक्रिडीन ऑरेंज। और जब हम 5 ब्रोमो यूरासिल की बात करते हैं तो ये एक बेस एनालॉग है, इट इज़ अ बेस एनालॉग। जब हम इथाइल मिथेन सल्फोनेट की बात करते हैं तो ये होता है एक एल्किलाइटिंग एजेंट, इट इज़ एन एल्किलाइटिंग एजेंट। एक्रिडीन ऑरेंज हमें पता लग गया डीएनए इंटरकलेटर है। और जो यूवी की जब हम बात करते हैं, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ फिजिकल म्यूटाजन, ये फिजिकल म्यूटाजन है। अब देखो न्यूमेरिकल पूछा गया था, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस इन सॉल्यूशन विद 1.3 × 10⁻⁴ एम कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो मैं इसका आपको जो है सॉल्यूशन बता देती हूँ कि किस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको देखनी है एक फॉर्मूला, वाटर आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट फार्मूला, वाटर आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट फार्मूला। और ये फार्मूला हमारे पास हो जाता है, दैट इज KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्सिल आयंस, दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसके यहाँ पे सब्सटीट्यूशन जो है हम कर देंगे। तो हमारे पास आ जाता है 1.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू OH इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 OH इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10⁻⁻4, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.769 इंटू 10⁻⁻10 m जो है इसका आंसर रहता है। इतनी वैल्यू जो है लगभग इसकी रहेगी। तो जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज 7.7 इंटू 10⁻11 अप्रॉक्स जो है हम इतना इसको लेते हैं कि इतना जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 nanogram of plasmid DNA of 8 kb is suspended in 1 milliliter of trace EDTA buffer। इसमें इसको सस्पेंड कर दिया। What will be the number of plasmid copy in 1 microliter? में कितनी प्लाज्मिड कॉपी जो है बनेगी? अगेन इसको जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 1 ml और हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइक्रोलीटर करके हम इसको लिख सकते हैं। अब आता है मास इन 1 माइक्रोलीटर, तो ये हो जाता है 1 Ng डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 Pg 10⁻⁻12 ग्राम जो है ये रहेगा। अब हमने लिखना है प्लाज्मिड मॉलिक्यूलर वेट। जो प्लाज्मिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो ये आ जाता है 8 kb, इसका मतलब 8000 बेस पेयर जो है ये आ जाएगा। तो जब हम एवरेज मास की बात करते हैं कितना मास है, तो एवरेज मास जो है कितना होगा 1 बेस पेयर का, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 660 ग्राम पर मोल जो है रहेगा। अब इतना निकाल दिया, इसके बाद हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की जब हम बात करते हैं तो कितना था यहाँ पे 8000 बेस पेयर, तो 8000 इंटू 660, तो ये आ जाएगा 5.28 इंटू 10⁻6 ग्राम पर
मोल। फिर इसके बाद हमें निकालनी है कॉपीज़, कि हमें कॉपीज़ एग्ज़ाम में पूछी गई हैं कि कॉपीज़ कितनी होंगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। और जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर -12, 5.28 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। और जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है दैट इज़ 1.14 इंटू 10 टू द पावर 5 कॉपीज़। 1.14 इंटू 10 टू द पावर 5 कॉपीज़ जो है हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द फर्स्ट ट्यूमर सुप्रेसर जीन वाज आइडेंटिफाइड बाय द स्टडीज़ ऑफ, किसकी स्टडी के ज़रिए जो है इनको आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये बहुत इजी, दैट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा के ज़रिए। और ये जो है एक रेयर चाइल्डहुड आई कैंसर है। इट इज़ अ रेयर चाइल्डहुड आई कैंसर। और जो आरबी जीन थी दैट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ये जो थी फर्स्ट ट्यूमर सुप्रेसर जीन थी। चलिए नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है बी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, देन उसके बाद टोल लाइक रिसेप्टर और लास्ट में आ जाते हैं हार्मोन रिसेप्टर। तो कौन सा जो है किसके साथ यहाँ पे मैच किया जाएगा। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं बी सेल रिसेप्टर की तो इसमें आते हैं दोनों CD79 और इम्यूनोग्लोबुलिन। जब हम टी सेल रिसेप्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे आते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। टोल लाइक रिसेप्टर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में। और हार्मोन रिसेप्टर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं सिंगल पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई थी, कंफ्यूज किया हुआ था। तो आपको इसमें देखो सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब हम इसकी बात करते हैं, अब ब्रेन है आपका, तो ब्रेन में क्या होगा कि जो भी ग्रे मैटर है वो हमारे दिमाग में वी ऑल नो दैट आउटर कवरिंग फॉर्म करता है, जिस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो वाइट मैटर है ये हमें इसी ग्रे मैटर के अंदर होता है इन आवर ब्रेन। हमारे दिमाग में क्या होता है, जो भी ग्रे मैटर होगा आउटर कवरिंग फॉर्म करता है कॉर्टेक्स है और इस ग्रे मैटर के अंदर वाइट मैटर प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे यही ऑर्डर जो है पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है, यानी ग्रे मैटर अंदर वाइट मैटर बाहर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज 2 and 4 ओनली, यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इन चिक द एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन एलेंट्वाइस हैज इनर लेयर ऑफ एंडोडर्म एंड आउटर लेयर ऑफ स्प्लेंचिक मेसोडर्म। और स्टेटमेंट 2 है वेयर एज योक सैक हैज इनर लेयर ऑफ एंडोडर्म एंड आउटर लेयर ऑफ दैट इज स्प्लेंचिक मेसोडर्म। कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगी। तो देखिए जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें बिल्कुल सही है कि चिक में क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन जो थी एलेंट्वाइस, उसमें एक इनर लेयर होगी एंडोडर्म की और आउटर लेयर होगी स्प्लेंचिक मेसोडर्म की, बिल्कुल सही है। और जब हम सेकंड की बात कर रहे हैं कि योक सैक में क्या होता है, इनर लेयर एंडोडर्म की हो जाती है और आउटर लेयर स्प्लेंचिक मेसोडर्म की होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई हैं। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्पर्म माइग्रेशन आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इन टेस्टिस। देखो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, वी ऑल नो दैट। टेस्टिस में भी स्पेसिफिक जाएं तो जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वहाँ पे जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। तो देखिए जब हम सीक्वेंस देखते हैं कि किस तरह से वो जो स्पर्म बन गए हैं टेस्टिस में वो मूव करेंगे, तो सबसे पहले वो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जहाँ पे जो है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है इन द टेस्टिस। फिर उसके बाद वो जाएंगे एपिडाइडमिस में, फिर वो जाते हैं वास डिफरेंशिया से और वास डिफरेंशिया से होते हुए यूरेथर के ज़रिए वो बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉलीस्पर्मी रिजल्ट व्हेन 2 स्पर्म फर्टिलाइज एग, 2 स्पर्म है एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगी अबाउट द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इन मैमल की पॉलीस्पर्मी जो है वो
हम मैमल्स में ब्लॉक कर सकें। तो देखो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही दी हुई है कि इट इज़ इलेक्ट्रिकल और सोडियम आइंस के ज़रिए मेडिएट होती है। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही ये जो सोडियम आइंस होते हैं, ठीक है, अब किसके ज़रिए मेंटेन होगी, सोडियम आइंस के ज़रिए। तो ये जो भी सोडियम आइंस होते हैं इनका एग में रैपिड इन्फ्लक्स होता है, एग के अंदर इनका रैपिड इन्फ्लक्स होगा और उसी की वजह से ये जो एग मेम्ब्रेन होती है इसकी डीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी इसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ मेडिएटेड बाय कैल्शियम आइंस। तो इससे जो है ब्लॉकिंग तो होगी लेकिन स्लो ब्लॉकिंग होती है। और जब हम बात करते हैं इट इज़ मेडिएटेड बाय रिलीज ऑफ कंटेंट ऑफ कॉर्टिसोल ग्रैनुल, ये भी होगा लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सूटेबल है। हमें क्या करना है, जब फास्ट ब्लॉक करना है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, दैट इज़ ए 1 and 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following act as a signal molecule for the aggregation in dictylostylam? डिक्टिलोस्टाइलम में जब एग्रीगेशन होती है तो कौन सा जो है यहाँ पे सही मॉलिक्यूल रहेगा? तो देखो जब भी डिक्टिलोस्टाइलम की बात करते हैं तो क्या हुआ, मान लो खाने की कमी हो गई, पढ़ा था ना, तो क्या हुआ, खाने की कमी हो गई, उसकी वजह से जो इंडिविजुअल एमओबे होते हैं ये सिक्रीट करते हैं CAMP, दैट इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की ये सिक्रेशन करते हैं। और जैसे ही इसकी सिक्रेशन होती है तो ये क्या करेंगे, जो भी इनके आसपास के मॉलिक्यूल होंगे, नेबरिंग मॉलिक्यूल होंगे, उनको एक सिग्नल दे देंगे। जैसे ही इनको सिग्नल दिया फिर होती है कीमोटैक्सिस, और कीमोटैक्सिस के बाद जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं, और जब सिंगल ऑर्गेनिज्म आपस में एग्रीगेट करेंगे तो मिलके वो बना देते हैं एक मल्टी सेलुलर स्लज, एक मल्टी सेलुलर स्लज की वो फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए CAMP, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। Next is consider the following statement. In high altitude hypoxia induced increased number of circulating blood cell and which of one of the following explained by the following changes? कौन जो है इसको explain करता है? तो फर्स्ट आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HIF भी प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही है। इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। मायोग्लोबिन कॉन्टेक्स इज डिक्रीज, नहीं, मायोग्लोबिन का कॉन्टेक्स जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है ये भी डिक्रीज होता है, ऐसा भी नहीं होता, ये भी जो है इंक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है दैट इज A 1 and 2 ओनली। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनमें एक लॉन्ग लूप ऑफ हैनली होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, इट मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, किस रीज़न की वजह से ऐसा होता है? तो देखिए जब हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करते हैं तो लॉन्ग लूप ऑफ हैनली इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेसोप्रिन सिक्रेशन। ऐसा नहीं होता, जो लॉन्ग लूप ऑफ हैनले है इसका वेसोप्रिन सिक्रेशन के साथ लेना देना नहीं है, इट इज़ जस्ट एनाटॉमिकल फीचर। ये क्या है, डेजर्ट एनिमल्स की एक एनाटॉमिकल फीचर है। अगला आ जाता है इन लॉन्ग लूप ऑफ हैनले द काउंटर करंट एक्सचेंजर इज मोर इफेक्टिव। काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉन्ग लूप ऑफ हैनले कंजर्व मोर वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। और जो लॉन्ग लूप ऑफ हैनले है ये स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, तो ऐसा भी नहीं होता, ये जो है इसकी फॉर्मेशन भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ओनली सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज B। द टी वेव्स ऑफ ECG इंडिकेट, ECG की जो टी वेव है ये हमें क्या बताती हैं? देखो जब हम ECG की टी वेव की बात करते हैं ये बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है ये बताती है P वेव। जो P वेव है 4 तरह की पढ़ी थी ना, P वेव पढ़ी थी, टी वेव पढ़ी थी। इसके अलावा एक और हमने वेव्स का कॉम्प्लेक्स पढ़ा था दैट इज़ QRS, तो ये बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑडिटरी ऑर्गन होगा, आपको ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए जब हम रीजनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मैं आपको यहीं से इनके पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आपको ये यहीं पे क्लियर हो जाए। देखिए रीजनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं इट इज़ कॉचलिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जो हमारा इनर ईयर होता है तो उसका जो पार्ट होता है कॉचलिया, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। टैपेटम ल्यूसिडियम की बात करें तो ये होती है रिफ्लेक्टिव
लेयर बिहाइंड रेटिना, जो रेटिना होता है हमारा आईज में, वहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होती है रिफ्लेक्टिव लेयर के पीछे, रिफ्लेक्टिव लेयर होती है रेटिना के पीछे। देन फेनिस्ट्रा रोटंडा है, ये जो है एक राउंड विंडो होती है, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि इनर ईयर, जो हमारा इनर ईयर होता है उसको कवर करने का काम करती है। और फोविया सेंट्रलिस हो गया, तो ये जो है जो रेटिना है उसमें एक छोटा सा डिप्रेशन जो देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज फोविया सेंट्रलिस। अब देखिए ऑडिटरी पूछा जा रहा है, तो ऑडिटरी हो जाएगा जो हमारे कान से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रीजनल मेम्ब्रेन, और दूसरा आ जाता है फेनिस्ट्रा रोटंडा। तो फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। डिहाइड्रेशन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन किडनी एंड वाटर ड्यूरेसिस, कौन सा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले डिहाइड्रेशन, तो इसका मतलब हो जाता है जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं दैट इज ब्लड हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की जब हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन आ जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन किडनी, तो इसके लिए आ जाएगा दैट इज एल्डोस्टेरोन। और वाटर ड्यूरेसिस के लिए आ जाता है ब्लड हाइपो ऑस्मोटिक यूरिन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हमें सही स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगी। तो देखिए इट इज़ 51 एमिनो एसिड पेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है कि जो ये इंसुलिन होती है 51 एमिनो एसिड पेप्टाइड होती है और ये अरेंज्ड होती है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में। यहाँ पे जो चेन ए है उसमें 21 एमिनो एसिड होंगे और जो चेन बी होगी इसमें 30 एमिनो एसिड जो हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ सी चेन ऑफ प्रो इंसुलिन, बिल्कुल सही है। देखो जो प्रो इंसुलिन होती है उसमें सी चेन होती है, उसमें से सी चेन को हटा देंगे तो इंसुलिन बन जाएगी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, नो, ये जो प्रोड्यूस होती है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के जरिए। और इट्स रिसेप्टर इज GPCR, नहीं, ये होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज इन रूमिनेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 चैम्बर्स। वी ऑल नो दैट रूमिनेंट्स जो होते हैं इनमें जो है 4 चैम्बर स्टमक प्रेजेंट होता है। तो आपको बताने हैं कि जो 4 चैम्बर हैं उनका सही ऑर्डर क्या है। तो देखो सबसे पहले होता है रूमिन, फिर रेटिकुलम, फिर ओमैसम, फिर एबोमैसम। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन। देखिए जब हम रूमिन की बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहला लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ये होता है। फिर उसके बाद जब हम रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये हनी कॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर होता है, और कड जो है उसकी फॉर्मेशन भी रेटिकुलम करता है। देन ओमैसम जो है ये जो भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, उनकी एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। और लास्ट में आ जाता है एबोमैसम, इट इज़ नोन एज ट्रू स्टमक। जो एबोमैसम है इसको ट्रू स्टमक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। Given below are the statement made regarding the determination of gene order in 3-point cross। 3-point cross में जो जीन ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग हमें जो है स्टेटमेंट बतानी है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। तो सबसे पहले होता है कि जो नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद डबल क्रॉस ओवर देखा जाएगा कहाँ पे है। देन उसके बाद कंपेयर किया जाता है डबल क्रॉस प्रोजेनी को विद फिनोटाइप ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी। और लास्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट डिफर बिटवीन डबल क्रॉस और नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको इनकोड किया जाएगा मिडल जीन के जरिए। तो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट दोबारा आपके पास दी हुई हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। दैट इज न्यूप्टियल फ्लाइट, जो न्यूप्टियल फ्लाइट है यूनिक फीचर है दैट इज टेकन बाय क्वीन बी फॉलोड बाय सेवरल ड्रोन्स। और जो बेस्ट क्वालिटी पर्ल होती है उसको लिंगा पर्ल के नाम से जाना जाता है, जो कि मैराइन ऑयस्टर से हमें मिलती है। दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, जो ब्लैक बग मेल फीमेल है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है गिल्स में वो बेलेनोग्लोसस है, नो। पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है, लेकिन जब हम बेलेनोग्लोसस की बात करते हैं वी ऑल नो दैट ये क्या है, हेमी
कॉर्डेट है, जिसमें जो है सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन गिल यूज़ नहीं करता है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इसका गिल नहीं होगा, गिल्स जो है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, है ना, रेस्पिरेशन में जो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आ जाता है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज़ मैच द फॉलोइंग टाइप है, आपको मैच करना है कि कौन सा जो है प्लाज्मोडियम है वो कौन सा मलेरिया जो है कॉज करता है। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आ जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये कॉज करता है बेनिन टर्शियन मलेरिया। तो ये जो है इसमें हर 48 आवर्स के बाद फीवर आता है ना, हर 48 आवर्स के बाद क्या होगा, फीवर आता जाएगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये हो जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम मलेरे, तो ये यहाँ पे होता है क्वार्टन मलेरिया, इसको क्वार्टन मलेरिया बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये मैच होगा क्वार्टन मलेरिया। तो यहाँ पे हर 72 आवर्स के बाद जो है फीवर आता है। और जब हम प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की बात करते हैं, ये मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया है जो कि बहुत सीवियर कंडीशन है। एंड लास्ट इज प्लाज्मोडियम ओवेल, तो ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ए। नेक्स्ट इज टोटोनिम इज़ एन इनफॉर्मल टेक्सोनॉमिक डेसिग्नेशन है, राइट। और ये जो है किन एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है ऐसे एनिमल्स के लिए जिनका जीनस और स्पीसीज़ दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी जीनस और स्पीसीज़ दोनों ही कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल गोरिला है ना, दैट इज़ नोन एज वेस्टर्न गोरिला, जो है इसका साइंटिफिक नेम है गोरिला। तो ये क्या है, टोटोनिम है, दोनों ही जीनस और स्पीसीज क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है कि कौन सा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आता है टिनेडियम। जब हम टिनेडियम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टिनेडियम जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इन केस ऑफ मलस्का। मलस्का में क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाएगा। तो इसमें जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, मोनोपेक्टिनेट गिल्स। सोशल इंसेक्ट, वी ऑल नो दैट टर्माइट जो है ये क्या है, एक सोशल इंसेक्ट होता है, कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, कॉलोनीज में ये रहेगा। अगला आ जाता है ट्राइकोब्लास्ट मेटामेरिकली सेगमेंट। तो ये जो है नेरिस की फीचर है और नेरिस क्या है, एक एनालिड है। एंड ट्रोकोफोर लार्वा, तो ये हमें देखने को मिलता है सी एनिमोन में एंड इट इज़ आल्सो एनालिड, राइट। तो सी माउस जो है इसका साइंटिफिक नेम है एफोर्डिटा इज सी माउस, और ये भी क्या है, एनालिड है। तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रोफोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेशन की, तो ये तो एनालिडा में होती है। तो नेरिस भी एनालिडा है, सी माउस भी एनालिडा है। और इसके अलावा ट्रोकोफोर लार्वा देख रहे हैं तो ये भी किस में होता है, एनालिडा में होता है। तो नेरिस भी एनालिडा है, सी माउस भी। तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न है कि एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, में कौन सा जो है एक मेन रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जब हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये होता है एक एपिजेनेटिक फेनोमेना। इट इज़ अ एपिजेनेटिक फिनोमिना, जहाँ पे जो भी जीन्स हैं दैट आर एक्सप्रेस्ड इन पेरेंट ऑफ ओरिजिन स्पेसिफिक मैनर, पेरेंट ऑफ ओरिजिन स्पेसिफिक मैनर में जो है इनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो जीन इम्प्रिंटिंग, जीनोमिक इंटरप्रेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे डीएनए मिथाइलेशन हुई कि जब मिथाइल ग्रुप जो है इसको साइटोसिन के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा तो इसको बोल देंगे डीएनए मिथाइलेशन। नेक्स्ट इज सर्केडियन रिदम आर, सर्केडियन रिदम होती है जो आपकी 24 आवर साइकिल होती है, राइट। तो इसमें जो है टेम्परेचर का इम्पैक्ट हमें बताना है, तो इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर का इतना फ़र्क इस पर नहीं पड़ता, फ़र्क किसका पड़ता है, लाइट कंडीशंस का। चलिए, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट, क्रोनोलॉजिकल ओरिजिन बताना है कि पहले जो है ह्यूमन का ओरिजिन किस तरह से हुआ था। तो इसमें राइट ऑप्शन, वी ऑल नो दैट रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, देन होमो हैबिलस और फिर होमो इरेक्टस। तो रामापाइथिकस जो थे दैट इज़ 14 to 15 मिलियन ईयर्स एगो।
देन उसके बाद ऑस्ट्रेलोपाइथिकस आ जाते हैं 3 to 4 मिलियन ईयर एगो। देन उसके बाद होमो हैबिलस दैट इज़ 2 मिलियन एगो, और होमो इरेक्टस दैट इज़ 1.5 to 1.8 मिलियन ईयर एगो। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए, लिपिड इन बायो मेम्ब्रेन आर एम्फीपैथिक, बिल्कुल सही बात है कि लिपिड जो है बायो मेम्ब्रेन में क्या होती है, एम्फीपैथिक होती है। कोलेस्ट्रॉल इन मेमेलियन मेम्ब्रेन इंक्रीज डबल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, राइट। तो ऐसा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल जो है ये फ्लूइडिटी इंक्रीज नहीं करता, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये लिपिड मूवमेंट को क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। देखो, लिपिड की मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट कर दी तो फिर फ्लूइडिटी भी नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड इन लिपिड डिक्रीज फ्लूइडिटी, ऐसा नहीं होता। जब डबल बॉन्ड लगेगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, किंक आएगा, और जो फ्लूइडिटी है वो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंजाइम फ्लिपेज इज अ फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा दैट इज डी 1 and 4 ओनली। Next is given a population that contains genetic variation. What is the correct sequence of following event under the influence of natural selection? जब natural selection होता है तो कौन सा event यहाँ पे सही रहेगा? तो देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ कब होगी, जब कोई ना कोई चेंज आएगा। तो चेंज इन पॉपुलेशन, तो देखो यहीं से ये डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा था, है ना। अगर हम देख रहे हैं कि चेंज आ रहा है एनवायरमेंट में तो यहीं से ये सॉल्व हो जाता है डायरेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद पुअरली अडेप्टेड इंडिविजुअल जो है उनका सर्वाइवरशिप डिक्रीज हो जाता है। देन वेल अडेप्टेड इंडिविजुअल जो है ज़्यादा ऑफस्प्रिंग देंगे। फिर उसके बाद जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है विद इन द पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए। एन ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनमें से कौन सा जो है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किया जाता है? तो देखिए, जब हम बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है राइजोबियम ट्रॉपिकी। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है, राइट। नॉस्टॉक है, ये भी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, ये है नोटोरियस प्लांट पैथोजन, ये एक नोटोरियस प्लांट पैथोजन है। बचा ट्राइकोडर्मा विरिडिस, तो ये क्या होता है, एक फ्री लिविंग फंजाई है जो कि फंगल डिजीज़ में काम आती है। एज अ बायो कंट्रोल एजेंट ये यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द म्यूटेंट, और उनकी करेक्टरिस्टिक फीचर दी गई है। तो देखिए, जब हम इनकी बात करते हैं सबसे पहले आता है पेटाइट म्यूटेंट इन ईस्ट। इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास आ जाती है, ये जो पेटाइट म्यूटेंट है इसमें सिर्फ साइटोक्रोम सी ही हमें देखने को मिलता है। देन पॉकी म्यूटेंट जो होता है न्यूरोस्पोरा का, इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन। फिर उसके बाद अगला आ जाता है म्यूटेंट विद लीफ वेरिगेशन इन मिराबिलिस जलापा, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है देखने को मिलती है। और ऐसा पर्सन जिसमें मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है विद रेड फाइबर सिंड्रोम, तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जिबिट द एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, तो इसमें भी डाउटफुल है कि एग्जामिनर जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही करेगा, क्योंकि ये जो है इस तरह से मैच होंगे, लेकिन अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो हमें इस तरह से ये नहीं यहाँ पे क्लियर हो रहा। नेक्स्ट इज़ मैच द फॉलोइंग अगेन, तो इसमें आपको बताने हैं कि कौन सी लिस्ट 1 जो है लिस्ट 2 से मैच करेगी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए, जब हम पैरापोरोमेटाबोलस लार्वा की जब हम बात करते हैं तो इसमें आ जाती है दैट इज़ ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटाबोलिस, हेमी मतलब आधा, तो हेमी मेटाबोलिस यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। होलो मतलब पूरा, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और एमिटोबोलस यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट जब होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। Which species concept utilize morphological and molecular characters distinguish between population? एक पॉपुलेशन है, दूसरी पॉपुलेशन है, बताना है कि कौन सा स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है उसकी वजह से यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल और कुछ मॉलिक्यूलर करैक्टर्स हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आ जाता है फाइलोजेनेटिक्स, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न है विद इवोल्यूशनरी की, इवोल्यूशनरी होगा या फाइलोजेनेटिक होगा, तो दोनों में ही जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। तो मान के चल रहे हैं कि मे भी यहाँ पे आंसर जो है वो फाइलोजेनेटिक हो, यानी जिसमें जो छोटा सा एक ग्रुप होता है डायग्नोसिबल स्पीसीज़ का, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको जो है जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके साथ मैच किया जाता है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स एंड बाइंड स्ट्रांगली टू GPCR, जो कि GPCR के साथ जो है स्ट्रांगली जाके बाइंड कर जाता है, तो ये होता है ब्रैडिकाइनिन। और याद रखना है कि ब्रैडिकाइनिन जो है इट इज एक्टिव पेप्टाइड, एक्ट एज पोटेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। चलिए नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट फॉर मैपिंग ऑफ QTL मैपिंग के लिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1, QTL कैन बी मैप्ड बाय एग्जामिनिंग द एसोसिएशन बिटवीन इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर, एंड सेकंड इज जीन इन्फ्लुएंसिंग कर्नल कंपोजिशन साइज एंड कलर में लोकेटेड बाय कंडक्टिंग द जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही रहेगी रिगार्डिंग द मैपिंग ऑफ QTL। तो जब हम इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ चिलेटर इन मीडिया ऑफ माइक्रोबियल कल्चर, माइक्रोबियल कल्चर है उसमें एज अ मीडिया कौन सा चिलेटर यूज होता है, दैट इज वेल नोन EDTA, दैट इज नोन एज इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। Next is on the basis of IUCN Red List data, maximum number of endangered and critically endangered belong to, सबसे ज़्यादा जो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा endangered और critically endangered किसके हैं, तो वो हैं सबसे ज़्यादा एम्फीबियन, यानी 40% थ्रेटन्ड ये हैं, और ये है हैबिटेट लॉस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से और किसी न किसी फंगल डिजीज़ की वजह से ये है। नेक्स्ट इज अ पैराफाइलेटिक ग्रुप। पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है इसका क्या मतलब होता है, देखो पैराफाइलेटिक ग्रुप का जो है सिंपल सा मतलब है कि दैट इंक्लूड द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, बट सारे के सारे डिसेंट इसमें नहीं आते। और इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि रेप्टाइल, तो जो रेप्टाइल्स हैं ये एव्स को एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बर्ड्स हैं उनके रेप्टाइल के साथ सेम एंसेस्टर हैं, तो ये होते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप। Next is pulsed field gel electrophoresis is a technique used for the separation of large DNA fragment. The following statement are related to technique, कि कौन सी statement जो है इस technique के साथ related है ये आपको बतानी है about the pulsed field gel electrophoresis। तो देखिए जब हम इस statement की बात कर रहे हैं तो first यहाँ पे दिया गया है mobility of large DNA molecule increase with the decrease of reorientation angle between the two electric field। तो यहाँ पे जो orientation जो angle होता है that is 120 डिग्री, यानी इसमें जो है मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिकंस्ट्रक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है ऑफ दीज एंगल्स। द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइज 4 बेस पेयर अलोंग रिस्ट्रिक्शन साइट आर यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ DNA सैंपल्स बिफोर लोडिंग टू द जेल। तो इसमें जो है ये स्मॉल डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है स्मॉल डाइजेशन के लिए। तो दो ऑप्शन जो है ऑलरेडी कट हो गए, बचा 3rd and 4 जो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है C, दैट इज 3rd and 4। नेक्स्ट इज कुछ स्टेटमेंट दोबारा नीचे दी गई हैं अबाउट द सेज सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमें एनालाइज करना है जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इसमें। तो देखिए जब हम इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख रहे हैं कि कौन सा पैटर्न रहेगा, तो सबसे पहले एक डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनता है बाय द बायोटिनेलेटेड ऑलिगो प्राइमर्स के ज़रिए। फिर उसके बाद क्लीवेज होती है एंकरिंग एंजाइम की और बाइंड करता है वो स्ट्रेप्टोविरिडिन बीड्स के साथ। फिर उसके बाद जाके डिवाइड करेंगे फ्रैगमेंट 2 पूल्स में और लाइगेशन होती है उनकी, और लास्ट में क्लीवेज होती है टैगिंग एंजाइम की। तो इस तरह से जो है हमें एक लाइगेंड टुगेदर बन जाएगा और हमारे पास एक कॉन्केटोमर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आ जाता है 3rd, 1st, 2nd and 4th। 3rd, 1st, 2nd and 4th, दैट इज ऑप्शन नंबर A जो आपके पास दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी, ये हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। प्रोटीन एनालिसिस किसके ज़रिए होती है? ऑप्शन नंबर A वेस्टर्न ब्लॉटिंग के ज़रिए, नॉर्दर्न के ज़रिए होती है RNA, साउदर्न के ज़रिए होती है DNA।
One of the primary effect of cytokinin is to change the expression of many genes. Cytokinin increase the expression of type A response regulator genes by the activation of which of the following given below. किसके ज़रिए जो है ये होगा, तो ये होता है टाइप बी ARR जीन्स के ज़रिए। होगा कैसे, देखो जो साइटोकाइनिन था सबसे पहले वो जाके रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। साइटोकाइनिन था, रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर गया, जैसे ही बाइंड किया तो वहाँ पे सिग्नल जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है इस टाइप बी ARR जीन्स तक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ डी। और ARR का मतलब होता है एराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर, रिस्पॉन्स रेगुलेटर। नेक्स्ट इज गिवन बिलो द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शुगर मोइटीज़ ऑफ ब्लड ग्रुप ABO, है ना। ABO में जितनी भी शुगर मोइटीज़ होती हैं यहाँ पे दी गई हैं। आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप A एंटीजन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो ट्राइंगल से बनाया है ग्लूकोज, सर्कल से बनाया है गैलेक्टोज, स्क्वायर से बनाया है N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, डायमंड शेप बनाया है फ्रक्टोज, ये बनाया है दैट इज़ N एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, दैट इज़ Z। देखो जब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जब हम ब्लड ग्रुप एंटीजन की बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है एक कोर ऑलिगोसैकेराइड चेन बना देते हैं। क्या बनाएंगे, एक कोर ऑलिगोसैकेराइड चेन ये बना देते हैं। और इस कोर ऑलिगोसैकेराइड चेन में क्या होगा, इस तरह से देखिए इसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, इसमें जो है गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होता है, इसमें जो है N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भी प्रेजेंट होगा। तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होगी, तीनों बना दी। अब इसके अलावा जब हम A की बात कर रहे हैं तो इसमें एक H एंटीजन बनता है। बनेगा कैसे, जब हम फ्यूकोज को ऐड करते हैं यहाँ पे टर्मिनल ऑफ गैलेक्टोज पे, जो गैलेक्टोज का टर्मिनल है इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जब हम फ्यूकोज को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक H एंटीजन बन जाएगा जो कि बनता है ब्लड ग्रुप A में। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज Z। बाकियों में इस तरह से हमें पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन Z यहाँ पे हो जाएगा। The arrangement of 4 nuclei in the C-omega-4 before beginning of post-meiotic mitosis in given list 1। तो आपको मैच करना है कि कौन सा एम्ब्रियो सैक किस तरह का होता है। तो ये भी जो है एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ जो है इनका बताना है कि कौन सा जो एम्ब्रियो सैक है वो किस तरह का होगा। तो देखिए जब हम 2+2 की बात करते हैं तो ये होता है एडोक्सा टाइप में, 1+1+1 जो है ये होता है प्लम्बैगो टाइप में, 1+3 जो है ये फ्रिटिलेरिया टाइप में होता है, और 1+2 होता है क्रायसैंथेमम टाइप में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज 1A। द आइसोपेंटिनाइल डाइफॉस्फेट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पीन्स, है ना। टर्पीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है ये, और ये सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में मेवालोनिक एसिड पाथवे के जरिए। कहाँ से बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से बनेगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे जो है, एक और ऐसा पाथवे जो कि जिसके जरिए हम IPP की सिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट में, आपको वो बताना है। इट इज़ मिथलेरिथ्रियोल फॉस्फेट दैट इज MEP पाथवे। और ये जो MEP पाथवे है इसको हम नॉन मेवेलिनोट और DXP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये यूज़ करता है पायरुवेट का, और साथ में ग्लिसरहेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, और लास्ट में ये IPP की फॉर्मेशन कर देता है इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में IPP की फॉर्मेशन ये कर देगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द फाइनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन प्लांट क्रायसैंथेमम सिनेरिफोरियम इफ़ द 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई रिमेन अनडिवाइडेड। जो सेंट्रल न्यूक्लियाई थे वो कैसे रह गए, अनडिवाइडेड रह गए। तो यहाँ पे कौन सी हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी क्रायसैंथेमम में, हमें ये बताना है। तो देखिए अगर वो जो सेंट्रल न्यूक्लियाई थे वो अनडिवाइड रह रहे हैं, वो डिवाइड नहीं करते, तो 10 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और एम्ब्रियो सैक यहाँ पे होता है 1+2+1। Next is the plasma membrane localized naturally resistant associated macrophage protein NRAMPs in the plant are involved in which of the following process। किस प्रोसेस में जो है ये इन्वॉल्व होती हैं, तो ये इन्वॉल्व होती हैं हैवी मेटल्स की ट्रांसपोर्ट में। हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम हो गई, आयरन हो गया या मैंगनीज हो गई, तो इसमें ये इन्वॉल्व होती हैं।
Next is a surface plasmon response, that is surface plasmon resonance SPR. Biosensor detect molecular interaction primarily by measuring change in, किसमें जो है वो चेंज देखेगा और मेजर कर लेगा, तो चेंज देखता है कि उस सेंसर सरफेस के आसपास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज आ रहा है. जीन्स दैट आर इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ फंक्शनल जीन्स आर कॉल्ड एज, तो उनको हम बोलते हैं स्यूडो जीन्स. और ये जो स्यूडो जीन्स होती हैं ये होती हैं नॉन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है, स्यूडो मतलब झूठ मूठ है ना, झूठी जो हो गई. तो ये जो है कुछ नॉन फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए, लेकिन अगर इनको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि फंक्शनल ही है, राइट. तो ये होती हैं स्यूडो जीन्स. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफ टारगेट इफेक्ट इन क्रिस्पर जीन एडिटिंग. जो क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग है उसमें जो है कौन सा जो है ऑफ टारगेट इफेक्ट रहता है. देखो क्रिस्पर की भी हमने बात की थी, राइट. तो इसमें से कौन सा रहेगा, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि जो ऑफ टारगेट क्लीव होता है ये होती है Cas9 के साथ. पढ़ा था हमने, मैकेनिज्म पढ़ा था इसका पूरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में. टू जीनोमिक साइट विद पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गाइड आरएनए, बिल्कुल सही है. मिस मैच जो होते हैं पैम प्रॉक्सिमल सीड रीजन में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं Cas9 की एक्टिविटी को, बिल्कुल सही है. जो हाई फाइडेलिटी होती है Cas9 वेरिएंट की वो री इंजीनियर्ड होती है ताकि जो ऑफ टारगेट इफेक्ट है उनको मिनिमाइज किया जा सके. और साथ में जो ऑफ टारगेट इफेक्ट होते हैं ये प्रोक्रायोटिक में होते हैं, सिर्फ ओनली इन प्रोक्रायोटिक लिखा गया है, गलत हो जाएगा. ये यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते, यूकैरियोटिक्स में भी देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाता है बी 1, 2 एंड 3 ओनली. फोर्थ जो है गलत है, प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में भी ये होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व द जेनेटिक डिलीवरी ऑफ एंटीजेनिक इन्फॉर्मेशन, राइट. जो भी एंटीजेनिक इन्फॉर्मेशन होगी उसकी जेनेटिक डिलीवरी कर देते हैं और एंटीजन को वहाँ पे डिलीवर नहीं करते. तो इसमें आ जाता है दैट इज डीएनए वैक्सीन. यहाँ पे जो बॉडी होती है वो खुद इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट को रीड करती है, इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट को खुद ही रीड करेगी और क्या करेगी, इसके लिए खुद ही जो है वो एंटीजन भी प्रोड्यूस कर देती है. इसको रीड भी करेगी और इसके लिए खुद ही वो क्या करेगी, एंटीजन्स को भी प्रोड्यूस कर देती है. तो ये जो थी आंसर की थी जो आपका HP सेट एग्ज़ाम हुआ है लाइफ साइंसेस पोर्शन जो पेपर 2 था उसकी आंसर की थी. तो अगर हम देखें पेपर के पैटर्न को तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सेल बायोलॉजी से, राइट. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी हैं. तो बहुत सारा पोर्शन जो है इसमें कवर किया गया है. और अगर हम प्रीवियस सेट की बात करें जो 2024 में हुआ है उसके कंपैरिजन में इस बार जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी हार्ड आया था. तो इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड इस बार रहा है. तो नेक्स्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. और फिलहाल जो है आई होप आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.